सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग माइंड मैनेजमेंट का PYQs क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। मैंने मैंने डिटेल्ड PYQ का क्वेश्चंस को रेडी किया है। जो भी स्मॉल से स्मॉल क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने अभी इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट खत्म किया है, उस इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट से सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं इसमें, ठीक है। और पैरेलली हमने उसको जो प्रीवियस ईयर में 2-3 साल में जो, या फिर 2015 के टाइम में जब होता था, पवन एंड हेमंत एंड ऑल, आप लोग को जो भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में लिखिए, आई विल आंसर डेफिनेटली। ओके। सो बेसिकली जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सारे एक जगह करके आपको मैं अभी डिटेल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 400 क्वेश्चन है जो कि लगभग हमें 3 सेशंस में लेने पड़ेंगे मैनेजमेंट के। और इससे आपको इसमें क्या होगा कि आपका जो मैंने इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट काम किया है उसका सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। मैंने जो इसमें जो रेड मार्क्स है तो उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ये उसके आंसर्स हैं, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे कि जब भी आप पढ़ोगे तो आप इसको करके कर सकते हो, ठीक है। सो आप अगर अलाउ करोगे तो लेट स्टार्ट। अकबर, कुणाल, पवन, हेमंत, प्लीज कंफर्म इन चैट बॉक्स। मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जो भी लोग क्लास में न्यू हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग माइंड मैनेजमेंट का सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग माइंड मैनेजमेंट में डिटेल जो प्रोजेक्ट नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया गया है उसको हम लोग कवर करेंगे। ओके। पैरेलली हर एक टॉपिक को कवर करने के बाद मैं 200 से 300 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, सो दैट कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, ठीक है, और मैनेजमेंट में आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़े। ओके। सो लेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके। सो आपको पता है कि हम लोग ने इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट खत्म किया है। ओके। सो जो लोग न्यू हैं, गुड इवनिंग विकास गुजर। जो लोग न्यू है मैं बता दूं कि हम लोग इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट खत्म कर चुके हैं। ओके। और अभी माइंड मैनेजमेंट का हम लोग PYQ सेशन सीरीज को स्टार्ट किए। ओके। जिसमें हम लोग इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट के भी क्वेश्चंस करेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैनेजमेंट से पर्टिकुलरली पूछे गए हैं उसको भी हम लोग खत्म करेंगे पैरेलली। नाउ इट्स completed, so let me present it. Yes. So okay. सो हाँ, ये मैनेजमेंट के क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी कवर किया है, ठीक है। और पैरेलली हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डीपली कवर किया है, मतलब जो माइन्यूट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, जब भी हम लोग मैनेजमेंट की क्लास करेंगे, आई एम रिपीटिंग बिकॉज बहुत लोग न्यू ज्वाइन किए हैं अभी। जब भी हम लोग मैनेजमेंट के एक टॉपिक पर्टिकुलरली हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके। इससे क्या होगा, वो आपको कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। ओके। सो आप लोग में सब में से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज इंटरेक्टिव रहिए, कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछते रहिए, सो दैट कि आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू। एंड ऑल्सो मुझे आप लोग ये कंफर्म कर दिए हमारा स्क्रीन आपको दिख रहा है। ओके। सो द क्वेश्चन नंबर 1। ओके। सो the question is which of the them not part of evolution of management? Okay, तो मैंने आपको बताया है evolution of management में 5 पार्ट होते हैं: सब, मो, सो मैंने आपको बताया है कि बेसिकली हम लोग जो इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं उसमें क्या है, सबमो मैंने आपको एक कोड वर्ड बताया है लर्निंग का। हमारे 5 मैनेजमेंट थ्योरी हैं। पहला साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, बिहेवियर साइंस थ्योरी, बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी, मैनेजमेंट साइंस थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट थ्योरी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन सा जो है वो इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी, बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हम लोग इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट में नहीं पढ़ते हैं। बिहेवियर मैनेजमेंट पढ़ते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। और सिस्टम मैनेजमेंट जो है हम लोग ये मैनेजमेंट साइंस थ्योरी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो भी लोग न्यू हैं, जो मैनेजमेंट की क्लास हमारे नहीं किए हैं, लेक्चर 1, 2, 3, 4 जिसमें मैंने डिटेल मैनेजमेंट ऑफ इवोल्यूशन डिटेल्स में डिस्कस किया विथ एग्जांपल्स, आप उसको रेफर करेंगे तो आपको रिलेट कर पाएंगे ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ओके। स्क्रीन विजिबल मुर्मू, प्लीज कंफर्म कर देना। प्रदीप, विकास, पवन, कुणाल एंड हेमंत। So next question.
इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन बिहेवियर मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, क्वालिटेटिव मैनेजमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट, कंटीजेंसी मैनेजमेंट। तो बिहेवियर मैनेजमेंट हम लोग बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट हम लोग मैनेजमेंट साइंस थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव मैनेजमेंट साइंस थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं, सिस्टम मैनेजमेंट भी हम लोग सिस्टम एंड कंटीजेंसी मैनेजमेंट मैनेजमेंट साइंस थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। तो इस आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजर रिएक्ट विथ ऑल पर्सन टू गिव हिम डायरेक्शन एंड टेक फीडबैक कॉल्ड। मतलब इसमें देखो क्या हो रहा है, मैनेजर जो है किससे डील कर रहा है? पर्सन से, ठीक है, सबऑर्डिनेट से, ठीक है, उससे फीडबैक ले रहा है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट फीडबैक ले रहा है, उसको बोलते हैं क्या? बिहेवियर मैनेजमेंट। मतलब ये लीडरशिप ट्रेट बताता है मैनेजर की, जो वो बिहेवियर मैनेजमेंट किसके अंदर आता है, वहां पर हम लोग इसको पढ़े भी थे कि बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एग्जाम्पल एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, उसके उसके बिहेवियर्स को समझते हैं और बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर उसकी मोटिवेशन के थ्रू हम उसको काम देते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, वर्क स्टडी, मेथड स्टडी इज अ टाइप ऑफ, ठीक है। तो ये सारे जो स्टडी हम किस में पढ़ते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। ये बिहेवियर मैनेजमेंट नहीं है, इसमें बिहेवियर की बात करते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट मैनेजमेंट साइंस थ्योरी की बात है, सिस्टम मैनेजमेंट मैनेजमेंट साइंस थ्योरी की बात है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करते हैं? टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, वर्क स्टडी, मेथड स्टडी हम लोग करते हैं इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, मैनेजमेंट इज डन बाय द मींस ऑफ न्यूमेरिकल क्वांटिटी एंड टेक हेल्प टू प्लॉटिंग ग्राफ एंड डायग्राम कॉल्ड। देखो इसमें क्या हो रहा है, न्यूमेरिकल की बात कर रहा है, ठीक है, ग्राफ्स की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब डेटा की बात कर रहा है। डेटा, हम लोग डेटा किसमें पढ़ते हैं? किसमें पढ़ते हैं? मैनेजमेंट साइंस थ्योरी में पढ़ते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट साइंस थ्योरी क्या बोलता है? ऐसा मैनेजमेंट जो जिसको हम लोग बेस्ड जो भी डिसीजन लेते हैं वो बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव डेटा के अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है। तो आंसर क्वालिटेटिव डेटा इज राइट है, राइट आंसर, ठीक है। द मैनेजमेंट सिस्टम वेयर देयर इज सब सिस्टम एंड सब मैनेजमेंट सिस्टम इज कॉल्ड। देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा मैनेजमेंट जिसमें एक मैनेजमेंट है, इसके अंदर भी सब डिपार्टमेंट है, वहाँ भी मैनेजमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम अप्रोच मैनेजमेंट। ओके, साइंटिफिक मैनेजमेंट तो होगा नहीं, फाइनेंशियल होगा नहीं, कंटीजेंसी होगा नहीं, ठीक है। सिस्टम मैनेजमेंट अप्रोच इसको बोलते हैं। आप लोग को समझ आ रही है? ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार मार्क कर लो। पर्ट का फुल फॉर्म हमेशा पूछता है, प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। ओके, इसको प्रोग्राम इवोल्यूशन टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो टाइम होता है, इसमें जो टाइम होता है हमको नहीं पता रहता है, लेकिन जो सीपीएम होता है हम इसको एजप्शन करते हैं। ओके, बट सीपीएम जो होता है क्रिटिकल मैनेजमेंट पाथ, क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है, इसका नाम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। इसमें हमको टाइम पता रहता है, ठीक है। ये सारे हम लोग पार्ट सीपीएम आपको हम लोग पढ़ाएंगे, आगे मैनेजमेंट में आएगा ये क्वेश्चंस। ओके, तो देखो इसमें क्या बेसिकली हम लोग डेटा का यूज करते हैं, तो जहाँ पे डेटा आता है वहाँ क्या करेंगे? क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट, आंसर ए इज राइट आंसर। प्रोडक्ट मैनेजमेंट तो होगा नहीं, साइंटिफिक मैनेजमेंट होगा नहीं, डी क्वालिटेटिव मैनेजमेंट तो होगा नहीं। ओके, हमेशा रखना क्वांटिटी लिखा हुआ है, यहाँ क्वालिटी लिखा हुआ है। क्वालिटी मतलब किसी भी सिस्टम उसकी क्वालिटी की बात कर रही है। इट्स रेफर टू क्वालिटी, हाउ गुड, हाउ वेरी गुड, हाउ एक्सीलेंट, हाउ मच दे आर पुअर, दिस टाइप्स ऑफ थिंग अंडर कवर अंडर क्वालिटेटिव। बट इफ यू रेफर द क्वांटिटेटिव, अगर आप क्वांटिटेटिव को रेफर करते हो तो क्वांटिटेटिव में क्या होता है, पर्टिकुलरली डेटा के बारे में बात करता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक। मतलब अगर बोल सकता है कि 40% एम्प्लॉय जो है, 40% एम्प्लॉय जो है वो हमारे क्या है, स्किल्ड में आते हैं एक माइंस में, ठीक है। ये सब क्या है, ये आपको क्वांटिटेटिव डेटा बता रहा है। ओके, ओके, थैंक्स फॉर योर फीडबैक प्रदीप। Sometimes some problem come in the way. In that case, who have think to some alternative and manage the condition which is called, ठीक है। देखो क्या होता है, ये देखो हम लोग ना मैनेजमेंट साइंस थ्योरी सब में पढ़े थे, इसको उसके अंदर हम लोग ये पढ़े थे, समटाइम्स सम प्रॉब्लम्स कम्स इन द वे, in that case who have think to alternative and manage the condition is called contingency theory। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं सिचुएशनल मैनेजमेंट। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने मैनेजमेंट को चेंज करते हो, या उसकी डायरेक्शन सिचुएशन के हिसाब से आप एक्शन लेते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। सिस्टम मैनेजमेंट तो होगा नहीं, साइंटिफिक भी नहीं हो, नन ऑफ द आंसर, आंसर इज द राइट आंसर। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ देम इज नॉट पार्ट ऑफ मैनेजर फंक्शंस। इसमें से कौन सा पार्ट है जो मैनेजर फंक्शन नहीं है? तो आपको मैंने ये आगे आएगा आपका, इसको बोलते हैं पॉस डीसी। ये मैनेजमेंट का पार्ट हो फंक्शन होता है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ
मैनेजमेंट, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। पॉस मतलब पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी फॉर कंट्रोलिंग। ओके, तो इसको बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजरियल स्किल एंड मैनेजमेंट का फंक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये काम मैनेजर का नहीं है, ये मैनेजर फंक्शन का नहीं है, तो आंसर सी डी इज द राइट आंसर। ओके, तो ये जो टॉपिक है ये आपको इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम आपको यही पढ़ाने वाले हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, नेक्स्ट टॉपिक यही आपको मैंने पढ़ाने वाला हूँ। ओके, which of them is not a operating functions? ऑपरेटिंग फंक्शंस मतलब जो मैनेजर्स का, ऑपरेटिंग फंक्शन को ऐसे रेफर किया जाता है मैनेजर फंक्शंस। ओके, तो देखो विच इज नॉट ए ऑपरेटिंग फंक्शन, सो प्रोक्योरमेंट, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब क्या ऑपरेशन का बात है, ठीक है। बट कंट्रोलिंग जो है ये हमारा क्या मैनेजर के पास है, तो आंसर इज राइट आंसर। विच इज टू बी डन इन फ्यूचर ये कॉल्ड, जो हम फ्यूचर में करेंगे क्या करेंगे, उसको प्लानिंग बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने प्लान किया कि एक माइल को 50 मिलियन टन करना है, ठीक है, ये आपका प्लान है। योर प्लान इज 50 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन। ओके, so this is your plan। ओके, तो इसको ये प्लान है तो क्या ये हमारा प्लानिंग के अंदर आएगा। ओके, डैश इज द कैपेसिटी लीडिंग पीपुल ग्रुप और पीपुल बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। कौन सा ऐसा कैपेसिटी है जिसको पीपुल लीड करता है, सोसाइटी को लीड करता है, बेनिफिट होता है सोसाइटी के लिए, तो लीडरशिप स्टिल होता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक तो होगा नहीं, ये तो पॉलिटिशियन होता है, और तो ऑथराइजेशन होता नहीं है, पार्टिसिपेशन होगा नहीं, तो लीडरशिप इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नोन एज फ्री रेन स्टाइल ऑफ लीडरशिप। देखो ये हम लोग जब लीडरशिप ट्रेड पढ़ेंगे, लीडरशिप ट्रेड पढ़ेंगे, उसमें हम आपको ये चीज पढ़ाएंगे कि लेजी एंड फेयर, ठीक है ना। लेजी एंड फेयर जो लीडरशिप स्टाइल है, लेजी फेयर, उसमें हम क्या होता है, हम मैनेजर्स को क्या करते हैं, हम मैनेजर्स को फ्री छोड़ देते हैं डिसीजन लेने के लिए। ओके, इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट को बहुत ट्रस्ट होता है मैनेजर पे कि यस वो जो डिसीजन लेगा वो सही लेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के हित के लिए लेगा। ओके, इन दैट केस वो क्या होता है, वो फ्री 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 स्टाइल में काम करता है, उसको हम लोग कहते हैं लेजी फेयर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द कंडीशन ऑफ माइंड इंडस्ट्री नॉर्मल, अगर वो नॉर्मल होता है तो क्या बोलते हैं, लेजिस्फेयर, डेमोक्रेटिक, ऑथराइजेशन, पार्टिसिपेशन। आंसर होगा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब स्वतंत्र रूप से। ओके, मतलब अगर नॉर्मल कंडीशंस है तो आप क्या करो, डेमोक्रेटिक लग दो। डेमोक्रेटिक मतलब कि एक स्वतंत्र रूप से जो अपने सब डिपार्टमेंट हेड से वो अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे। बट इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, जब वो क्राइसिस आता है तो आप क्या करोगे, आप उसमें ऑटोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल करोगे कि उस टाइम क्या होता है, कोई एक एक आदमी का आप बात मानोगे तो सब अपना अपना डायरेक्शन में जा भागेगा, तो वहां पर मैनेजमेंट क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज ए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच बोथ द पार्टीज आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस केस कम्युनिकेशन इज क्विकर एंड फ्री एंड फ्रैंक। देखो कम्युनिकेशन कब सेटिस्फैक्टरी होता है, आप खुद सोचो। एक कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कम्युनिकेट करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कब सक्सेसफुल होगा, जब आप फीडबैक दोगे, इजंट इट। आप फीडबैक दोगे तभी तो ये कम्युनिकेशन, ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो स्टडी का कम्युनिकेशन ये कंप्लीट होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, टू वे पर्सनल कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट द क्विकर एंड फ्री एंड फ्रैंक कम्युनिकेशन। ओके, क्विकर, फ्री एंड फ्रैंक कम्युनिकेशन, ये सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी पूछे गए हुए हैं। ओके, एंड आई एम वेरी हैप्पी यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द कमेंट बॉक्स। आई एम वेरी हैप्पी, प्रदीप, विकास, बड़मू, कुणाल सिंह एंड हेमंत। ओके, सो आपको आइडिया लग रहा है ना ये कैसे मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे हमको आंसर करना है कॉन्सेप्चुअली। ओके, मैं सारे क्वेश्चंस को आपको साथ साथ में आपको डिफाइन भी करते जा रहा हूँ। ओके, इससे क्या आपको फायदा मिलेगा कि आप समझोगे अच्छा है, कैसे कैसे क्वेश्चंस को कोरिलेट करते हैं। और जब जब आगे हम जब हम आगे ये सब क्वेश्चंस, ये सब चीज़ आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको एक कॉन्फिडेंट भी आएगा, ओके मैंने ये चीज़, ये ऐसा क्वेश्चन आता था, नील सर ने हमें पढ़ाया था इसको। ओके, so next question, पर्सनल मैनेजमेंट इज द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट विच डज नॉट रिक्वायर टू डीलिंग ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट, देखो जब भी पर्सनल मैनेजमेंट आता है तो ये आता है रेफर टू द, पर्सनल मैनेजमेंट इज रेफर टू द HR। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप ऑर्डर नहीं दोगे, डायरेक्टिव में क्या होता है, हम डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं। ये किसका काम है, बॉस का काम है, जो CMD होगा या MD होगा, इन लोगों का काम है, CEO होगा। ओके, बट पर्सनल मैनेजमेंट प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, कंट्रोलिंग व पर्सनल करते हैं, डायरेक्टिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर।
प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं? पर्सनल मैनेजमेंट क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड वर्क, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड वर्क। ओके, तो पर्सनल मैनेजमेंट मतलब होता है टू मेंटेन ह्यूमन रिलेशन विद ऑर्गेनाइजेशन, मेकिंग ए प्रॉपर पर्सनल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट यूटिलाइजेशन। ऑल पर्सन शुड बी गिवन ह्यूमनली ट्रीटमेंट टू मोटिवेट द प्रोडक्शन। ओके, मतलब इसमें क्या करते हैं? मोटिवेशन से यूज करते हैं। इंटरपर्सनल स्किल जिसको बुलाया जाता है उसको पर्सनल मैनेजमेंट बोलते हैं। ओके, जब आप फॉर एग्जांपल आप एक मैनेजर हो, आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, मतलब ये एक आप इंटरपर्सनल आपकी स्किल है जो आप किसी को भी अपने बातों में मोटिवेट कर देते हो, हर चीज को एक पॉजिटिव एंगल से देखने का तरीका और जरिया बता देते हो। ओके, सो ऑल ऑफ दी इज अ राइट आंसर। ओके, so question number 18, which of them is correct in term of human resource development in mining industry? ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट जो नॉट करेक्ट है? ठीक है, ट्रेनिंग एंड मैन रेशनल आपको सही है, आपको विकास करने के लिए ट्रेनिंग है, तो ये सही है, ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट में ये आता है। ओके, ये आंसर क्या है? ट्रू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय ट्रेनिंग ए पर्सन बिकम एंड मोर एक्सपर्ट डे बाय डे। एकदम सही है, ट्रेनिंग से पर्सन डे बाय डे क्या होता है? एक्सपर्ट बनता है। ट्रेनिंग डेवलपमेंट ऑफ सेफ्टी कॉन्शियसनेस, डेफिनेटली इसमें ट्रेनिंग हो ट्रू है। बाय ट्रेनिंग ए पर्सन बाय टी एंड डी, नो, आप पैसा दे के किसी को आप ट्रेनिंग नहीं दे सकते हो, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। ओके, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो आंसर डी इज अ ट्रू आंसर। ओके, कोई डाउट? एनीवन फेसेस एंटिसिपेटेड एनी डाउट? हेमंत, कुणाल, मुर्मू, प्रदीप, पवन, आपको जो भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हो। ओके, एनी टाइम। सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन माइनिंग, अब देखो डेफिनेटली है यार, देखो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट डिटेल में पढ़ाऊंगा। क्या डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा? ओके, सो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है बेसिकली क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट दो टाइप के होते हैं। ठीक है, मैं आपको मतलब जस्ट एक व्यू दे रहा हूँ। कॉन्फ्लिक्ट दो टाइप का होता है, पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप एक आयरन और माइंस में काम कर रहे हो। ओके, यू आर वर्किंग इन आयरन और माइंस। ओके, और इस बेंच में जो है वो आयरन कंटेंट जो एफ कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बट इस बेंच में आपका एफ कंटेंट जो है वो बहुत कम है। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो? यहाँ से ओबी निकाल के इसी पे डंप करते जा रहे हो। ओके, तो ये क्या हो रहा है? आप कहीं ना कहीं कंपनी का डैमेज कर रहे हो, बिकॉज इसके ऊपर आप ओबी डाल दोगे तो वापस इसको रीहैंडलिंग करना पड़ेगा। ओके, वी हैव टू रीहैंडल, तो उसमें भी कॉस्ट लगेगा। ओके, तो आप वहाँ पे आप एक अच्छा मैनेजर तो हो, बट क्या करो? आप एक माइंड इकोनॉमिक वे में नहीं सोच रहे हो। ओके, तो ये क्या होगा? ये निगेटिव कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा? जो भी जेन्यून निकला वो मना करेंगे, नहीं 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 सर आप गलत कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या कॉन्फ्लिक्ट तब पैदा होती है। तो ये क्या होगा? ये कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ तो आपको क्या हुआ? रिजल्ट पॉजिटिव आया, ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हुआ, इसको बोलते हैं पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट। नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के कारण, मान लो आपको किसी से खुन्नस है, किसी से इंचार्ज से खुन्नस है, तो आप क्या करोगे? उसको उसको हमेशा नाइट शिफ्ट दे दोगे। ओके, या आप उसको मोटिवेट नहीं करोगे, उसकी इंक्रीजमेंट टाइम पे नहीं दोगे। ओके, तो क्या होगा? वो डिमोटिवेट होगा, उसको नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ओके, तो कॉन्फ्लिक्ट हम आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ाएंगे, और किस किस सिचुएशन में किस कौन सा कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लो गांव वाले आए हैं, बोले मेरा जमीन आपने लिया है, आपने मेरे को ठीक से कंपनसेशन नहीं कर रहा, आप मेरे को 10 नौकरी दो, तो आप दोगे? नहीं दे पाओगे। उस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे मैनेज करते हो माइंस में, ये सारे डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ओके, तो द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन माइनिंग प्रोजेक्ट, देयर आर ईवी डिफरेंसेस ओपिनियन, द वन ओपिनियन इज करेक्ट। इसमें कौन सा करेक्ट है? बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, between groups and different workers and definitely in different stakeholders। देखो what is the definitions of stakeholders? जो भी उस माइंस में काम करते हैं, जो भी उस माइंस से डिपेंडेंट है, चाहे वो वर्कर्स हो, एग्जीक्यूटिव्स हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, लोकल लोग हो। ठीक है, जो भी उस माइंस से जो खाते पीते थे वहां पर, जो उसके वुड्स को यूटिलाइज करते थे, वो सारे लोग क्या होंगे? वो उसके स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्कर वर्कर के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, वर्कर मैनेजमेंट के ग्रुप में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिफरेंट यूनियंस के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, मैनेजमेंट और आउटसाइड पार्टी में बीच में कंफ्लिक्ट होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट वन। ओके, आई बिलीव यू आर अंडरस्टैंडिंग। only Pradeep Kunal is only Pradeep Kunal is active. What about the Hemant? What about the Pratik? What about the Pavan Murmu? You are not participating, so please do participate. It will help you to understand the whole mind management in the very good manner. Okay, so understand these questions are very important for examination point of view. I will upload it into the over the mining portal for sure, so you have to refer this, आप उसको रेफर करो और उसको समझो अच्छे से। ओके, सो देखो अब आता है मोटिवेशंस। ओके, विच ऑफ द टर्म इज नॉट टेक्निक ऑफ मोटिवेशन? इसमें से कौन सा टेक्निक मोटिवेशंस का नहीं है? जॉब बेस्ड टेक्निक्स, मोमेंटरी टेक्निक्स, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव एंड क्या बोलता है अर्जुटिस।
एडजुडिकेशंस, ओके, एडजुडिकेशंस। तो आंसर क्या होगा? एडजुडिकेशंस मतलब आपको बोलता है एडजस्ट करना, ओके। तो ये आंसर क्या है? ये आपको मैनेजमेंट का मोटिवेशन का टेक्निक नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीडरशिप? तो यहाँ पर डेफिनेटली 3 टाइप्स लीडरशिप बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली समवेयर देयर आर 4 टाइप्स, बट डीजीएमएस में आपको 3 को ही टिक करना है, ओके। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? देखो, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेजी, ये 3 टाइप के लीडरशिप ट्रेट होते हैं। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है? बेसिकली आपको एक ऑथराइजेशन दिया था, जो काम दिया था आपको वही काम करना है, ओके। ये नहीं कि आपको फ्रीडम दिया था इस मैनेजमेंट में। तो इसमें क्या हुआ? ऑथराइजेशन इज द राइट आंसर। टाइप ऑफ लीडरशिप, ठीक है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेजिंग। इसमें क्या होता है? ऑथराइजेशन, परसुएसिव एंड लेजिस फेयर। पहले वाले में क्या होता है? जो आपको मिलिट्री लाइक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? जो ऊपर से डायरेक्शन है वही आपको फॉलो करना पड़ता है, उसको ऑटोक्रेटिक बोलते हैं। डेमोक्रेटिक स्टाइल बोलते हैं पार्टिसिपेटिव, मतलब आप पार्टिसिपेट करोगे उसको, ठीक है। और लेजिस फेयर मतलब कि आप फ्री हो, ओके, यू आर फ्री, आप कोई भी डायरेक्शन, कुछ भी डिसीजन को आप ले सकते हो, ओके। तो ऑल ऑफ द एबव इज अ राइट आंसर, ओके। So I believe you are not, no doubt. ओके, वेरी गुड। सो ये सारे क्या होंगे आपको? ये स्टाइल हो गए, ओके। इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, तो आपको मैं बताया हूँ कि ये सारे इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, मैनेजमेंट साइंस थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट थ्योरी सारे आते हैं, ठीक। व्हाट इज बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी? ओके, सो बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी क्या होता है? बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी क्या होता है? वो इंटरपर्सनल स्किल आपका उसमें डिफाइन होता है। तो जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे, जैसे टाइम स्टडी, इमोशनल स्टडी वगैरह, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का एग्जाम्पल है। जो भी लोग हमारे चारों लेक्चर देखे होंगे वो समझ पाएंगे यहाँ से, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का एग्जाम्पल है, ओके। मैनेजमेंट रिएक्ट्स विद ऑल डायरेक्शंस, मैनेजमेंट रिएक्ट्स विद ऑल पर्सन टू गिव द डायरेक्शन एंड टेक फीडबैक। जो आपको फीडबैक लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बिहेवियर मैनेजमेंट बोलते हैं। जैसे कि आप देखोगे, जब ये क्लास खत्म होता है, जो लोग पुराने लोग इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो जानते हैं कि मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है, मैं क्लास के लास्ट में आपसे फीडबैक लेता हूँ। एक 10 स्केल पे आपसे फीडबैक लेता हूँ कि आप कितना अच्छा समझ रहे हो। अगर 10 में 10 दे रहे हो मतलब आप 100% समझ रहे हो, 10 में 1 दे रहे हो तो मतलब आप कुछ नहीं समझ रहे हो, ओके। इससे क्या होता है? मुझे भी मालूम चलता है कि किस डायरेक्शन में आपको ले जाना है, ओके। तो आपको फीडबैक लेने से वो आपके पॉजिटिव, मतलब आपके बेनिफिट्स के लिए हम लोग ये करते हैं, ठीक है। सो कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट क्या होता है? मैंने आपको बताया है कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट क्या होता है, आपको सिचुएशन बेस्ड होता है, ठीक है। तो देखो इसमें सारे स्टेटमेंट को आप पढ़ोगे, देखो इसमें ये तो पर्सनल मैनेजमेंट का एग्जांपल है, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का एग्जांपल है, ठीक है। ये आपको न्यूमेरिक क्वांटिटी बोलता है, तो इसमें देखो कॉन्टीजेंसी बोलता है सम टाइम प्रॉब्लम कम्स इन दैट वे, इन द केस ऑफ दैट द थिंक ऑफ अल्टरनेटिव टू मैनेज द कंडीशन, ओके। मतलब आपका जो रिटर्न कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज नहीं करते हो, आप सिचुएशन के बेस्ड में मैनेज करते हो, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट बोलते हैं, ओके। अब आता है सिस्टम अप्रोच मैनेजमेंट क्या होता है? व्हाट इज सिस्टम मैनेजमेंट? तो क्या होता है? सिस्टम मैनेजमेंट होता है कि आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया माइंस में कि ऑटोमेटिक माइंस अपने डायरेक्शन चल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? सिस्टम इज सेट टू इंटरकनेक्टेड और इंटर रिलेटेड, ओके, एलिमेंट डायरेक्टेड टू अचीव द सर्टेन गोल। आंसर इज द राइट आंसर, ओके। अब आता है क्वालिटेटिव मैनेजमेंट एंड क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। तो इसमें देखो ए बी सी डी ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे। तो देखो क्वालिटेटिव में बात क्या होता है? क्वालिटी के ऊपर बात करता है, ओके। मतलब आपका कैसा प्रोडक्शन क्वालिटी हो रहा है, आप किस रैंक का कोल ऐसे कर रहे हो। क्वांटिटेटिव मतलब होता है न्यूमेरिक, मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया क्वालिटी, इसका मतलब होगा न्यूमेरिक। देखो सी में क्या रहेगा? द मैनेजमेंट इज डन बाय द मीन्स ऑफ न्यूमेरिक क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ से क्वांटिटी हो गया विच हेल्प टू प्लॉटिंग द ग्राफ्स एंड डायग्राम, तो ओके, ठीक है। ये न्यूमेरिक हो गया। अब द प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन टेक्निक एंड पॉलिटिकल पार्टनरशिप वाज इंट्रोड्यूस, ये क्या क्वालिटी हमारा इंप्रूव करेगा, ओके। तो हमसे सी एंड डी राइट आंसर, तो जी इज द राइट आंसर। ये सारे जो भी लोग कुछ भी टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आते हैं, आपसे चैट बॉक्स में कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। मैं इसको डेफिनेटली आंसर करूँगा। और मीनवाइल जो भी इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हैं, आप हमारे प्रीवियस 4 लेक्चर को रेफर करो, तो उसमें सारे 6 को समझ आ जाएगा, ओके। और रहा बात जो भी रेस्ट जो टॉपिक, जो न्यू टॉपिक आ रहे हैं लाइक लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे टॉपिक्स कमिंग वीक्स में आने वाले हैं, ओके। मोस्ट प्रोबेबली कल, tomorrow I will take the one classes on that, okay. So what is process management? टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और वर्क स्टडी हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट बोलते हैं। इसमें हमको साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर में हम लोग इसको पढ़ते हैं, ओके। सो ये इज द राइट आंसर।
फ्री रेजिन आपको मैं बताया है एक लीडरशिप स्टाइल है जिसमें क्या होता है जो टॉप के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं, उनको क्या होता है मैनेजर पे बहुत ट्रस्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं फ्री हैंड छोड़ देता है कि आप डिसीजन लो, आप सही डिसीजन लो, उसे क्या बोलते हैं लेजिस फ्री। ओके, लेजिस फेयर थ्योरी बोलते हैं। ओके, ये लीडरशिप ट्रेट है। डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता है, डेमोक्रेटिक स्टाइल मतलब जैसे हम लोग इंडिया में क्या है स्वतंत्र कंट्री है, उसमें क्या होता है बहुत सारे लोग का एक फीडबैक लेने के बाद ही हम लोग को डिसीजन लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं पार्टिसिपेटिव। ठीक है, डेमोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता है कि आपको फॉर एग्जांपल ये मिलिट्री लाइक मिलिट्री में जैसा होता है ना, मिलिट्री एक क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके क्या होता है उसमें कर्नल होते हैं, चीफ होते हैं। ठीक है, तो जो डायरेक्शन वो एक बार दिए वो नीचे वाले को मानना पड़ता है। ओके, ये वो फाइनल होता है, उसको क्या होता है ऑथराइजेशन, कि भाई जैसे हम लोग माइंस माइंस में क्या करता है एक ड्राइवर को ऑथराइज कर देता है कि तुम डंपर चलाओगे तो वो डंपर ही चलाएगा वो, और बाकी कुछ चला ही नहीं सकता है। ओके, जिसका उसको ऑथराइजेशन दिया हुआ है वही चलाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है नीचे के जो वर्कर होते हैं ना, वो उनको उतना नॉलेज और उतना समझने की कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है वो लोग ये चीज़ करते हैं। ओके, उस केस में क्या होता है वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उसको पर्टिकुलरली ऑथराइज किया जाता है कि आप ये पर्टिकुलर काम करने के लिए ऑथराइज है, इसके अलावा दूसरा काम आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेजिस फेयर लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज फ्री रेजन लीडरशिप। देखो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जा रहा है कि इसके आंसर्स क्या होंगे। ओके, मैंने आपको पहले 2-3 बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, मतलब 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लेजिस फेयर लीडरशिप मतलब कि आप फ्री स्टाइल में आप लीडरशिप को कर सकते हैं, उसको बोलते हैं। ऑटोक्रेशियन लीडरशिप इज नोन एज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक है, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप इज नोन एज डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ओके, मैंने बताया है कि सारे लोग के पार्टिसिपेटिव से कोई भी डिसीजन होगा उसको क्या बोलेंगे हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप बोलेंगे। ओके, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड डिफाइंड बाय, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड क्या होता है जैसे स्टैंडर्ड ऑफ, जैसे इसमें हम लोग पढ़ाया था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में कि आपको एसओपी डेवलप करना है, रूल डेवलप करना है। ठीक है, और स्टैंडर्ड्स डेवलप करना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्क स्टडी बोलेंगे। ठीक है ना, एक सेकंड होल्ड करना, 1 सेकंड। सॉरी माइंड से, सॉरी एक्चुअली एक माइंड से इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, जिसकी वजह से ये डिले हो गया। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स जो होता है ना, हम लोग क्या करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली हम लोग इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम लोग मोशन और वर्क स्टडी पढ़ते हैं, तो हमारा जो हम लोग का जो लेक्चर्स नंबर 1, 2, 3, 4 है, आप उसमें जब रेफर करोगे आपको उसमें समझ आ जाएगा। ओके, फॉर एवरी प्रोसेस एंड नॉर्म्स स्टैंडर्ड डिटरमाइंड बाय। ठीक है, देखो नॉर्म्स स्टैंडर्ड जब भी रूल्स की बात करें वो कहा जाएगा और वर्क स्टडी के बारे में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये सारे क्वेश्चंस उसी के रिलेटेड है, इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाएंगे, ये इस टाइप के क्वेश्चंस। वर्क स्टडी इज अ मेथड ऑफ इन्वॉल्विंग डैश टाइम एंड मोशंस। ओके, आप हमेशा याद रखना वर्क स्टडी में क्या करते हैं टाइम एंड मोशंस को स्टडी करते हैं। अब सारे क्वेश्चन देखो उसी के रिलेटेड है, यहाँ देखो। हाँ, इसमें क्या रूल्स एंड नॉर्म्स ही बनाते हैं। ठीक है, तो आप साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो मेरा लेक्चर है वो देखना, उसमें आपको ऑटोमेटिकली मालूम चल जाएगा। ओके, सो वर्क स्टडी मेथड एलिमेंट इन ऑपरेशन ऑफ, देखो वर्क स्टडी का जो ऑल द एलिमेंट ऑफ ऑपरेशन जो होता है उसको मेथड स्टडी करते हैं। ठीक है, ओके, अब आता है इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इट इज नेसेसरी टू गिवन हाउ मच प्रोडक्शन विल बी अचीव इन पीरियड इज नोन एज प्रोडक्शन प्लानिंग। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो जिसमें आप डिफाइन करते हो कि मुझे 20 मिलियन टन का आयरन ओर क्या करना है आपको ये करना है, मतलब प्रोड्यूस करना है, तो उसको क्या बोलेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग बोलेंगे। टाइम प्लानिंग तो होगा नहीं, प्रोडक्टिविटी प्लानिंग तो होगा नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग बोलेंगे। ठीक है, ये आपको प्लानिंग में मैं इसको थोड़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा एक्चुअली में। ठीक है, as the time passes there will be less production, a time will be come there will be and no profit no loss at the mine, at that time mines will be क्या बोलेंगे अमेंडमेंट। मतलब क्या हुआ ऐसा पॉइंट जहां से कोई भी प्रॉफिट है कोई भी लॉस नहीं होगा, उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे अमेंडमेंट बोलेंगे। ठीक है ना, इफ द प्रोजेक्ट कैन नॉट कम्प्लीटेड इन द शेड्यूल टाइम। देखो अब ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, एक्चुअली क्या होता है हमारा जो पर्ट है इसको बोलते हैं प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू एंड टेक्निक। ठीक है, इसमें क्या होता है बहुत सारे टाइम हम लोग टाइम स्टडी करते हैं, क्या करते हैं टाइम स्टडी करते हैं कि एक मान लो एक काम है, मान लो 20 मिलियन टन कोयला अचीव करना, तो इसके कौन सा वे होगा। ठीक है, कौन सा वे जाएंगे, इस वे में जाएंगे तो कितने स्टेप लगेंगे, इस वे में जाएंगे तो कितने स्टेप लगेंगे, इस वे में जाएंगे तो कितने स्टेप लगेंगे, तो जिसमें कम टाइम लगेगा उस पाथ को हम लोग चूज करते हैं। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं पाथ एनालिसिस बोलते हैं। इफ द प्रोजेक्ट कैन नॉट कंप्लीट विद इन द शेड्यूल टाइम इज नोन एज टाइम ओवररन। क्या बोलते हैं टाइम ओवररन बोलते हैं, ये सब आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है ना,
इफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट इज मोर देन शेड्यूल कॉस्ट इज नोन एज कॉस्ट ओवररन। ठीक है, अगर आपका क्या हुआ, जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है आपको शेड्यूल कॉस्ट से ज़्यादा लग गया तो उसको आप कॉस्ट ओवररन बोलेंगे। ओके, it is the ratio between output of wealth produced and input of resource of production definitely by इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, जो हम लोग इसका रेशियो एनालिसिस करते हैं कि हमारा इनपुट वर्सेस इनपुट बाय आउटपुट क्या आया है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिविटी एनालिसिस। ओके, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, पोज एंड पोस्टर ऑफ द ऑपरेटर टू यूज द मशीन और द मोस्ट एफिशिएंट। देखो इसमें क्या बोल रहा है, पोज एंड पोस्टर। ये आपको पोज एंड पोस्टर जो है हम लोग क्या जनरल सेफ्टी में पढ़ाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे, जनरल सेफ्टी में पढ़ाएंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हमारा जो सिटिंग पोस्चर्स होता है, सीट को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि हमको बैठने में कंफर्टेबली 8 घंटा हम लोग काम कर पाए। ठीक है, हमारा जो बैकबोन है उसमें कोई पेन नहीं आए। ठीक है, ये सारे जो एर्गोनॉमिकली हम लोग डिजाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एर्गोनॉमिक्स। ठीक है, अ माइंड वेयर सिस्टम आर इंडिपेंडेंट वन फ्रॉम अनदर इज कॉल्ड। देखो एक ऐसा माइंड जो इंडिपेंडेंट सिस्टम है एक दूसरे से, उसे क्या बोलेंगे, सेल्फ कंटेन्ड टाइप ऑफ माइंड। ठीक है, यूनाइटेड टाइप तो होगा नहीं, सेंट्रल टाइप तो होगा नहीं। देखो सेल्फ कंटेन्ड मतलब ईच डिपार्टमेंट अपने आप पे निर्भर है, ईच डिपार्टमेंट अपने आप से निर्भर है। ओके, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड टाइप ऑफ माइंड। ए माइंड विच इज द एमलगेशन ऑफ टू और मोर माइंड। देखो दो और दूसरे माइंड को एमलगेट कर दिया। ठीक है, जिसको बोलते हैं सब एरिया बोलते हैं ना, कि ये 4 कोल माइंस था, इसको एक कर दिए, इसका ग्रुप बीटीसी बना दिए, इसको बोलते हैं सब एरिया बना दिए, और एक एक एरिया ऑफिस से 2-3 माइंस चल रहा है। ठीक है, उसके बोलेंगे यूनाइटेड माइंस बोलेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, ए प्रोडक्शन ऑफ माइन अंडर कंस्ट्रक्शन इज लेस देन 50%। ठीक है, ऑफ टारगेट प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोजेक्ट। देखो अगर फॉर एग्जाम्पल को आप एक आपका आपका टारगेट था कि मैं निकल को निकालूंगा 5 मिलियन टन। ठीक है, तो लेकिन अभी तक आप 2 मिलियन टन अचीव कर पाए हो, तो आपका प्रोजेक्ट क्या हुआ, इनकम्प्लीट हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट बोलेंगे। ठीक है, माइन तो बोलेंगे नहीं, क्वालिटी बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे। ठीक है, ए प्रोडक्शन ऑफ माइन इज मोर देन 50% और टारगेट ऑफ कोल, उसको क्या बोलेंगे, माइन बोलेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन जो है अगर उससे ज़्यादा होता है उसको क्या बोलेंगे, माइंस बोलेंगे। एर्गोनॉमिकली स्टडी इंक्लूड्स, कि असेसमेंट मतलब कैलकुलेट करना। असेसमेंट का मतलब सिनोनिम्स से क्या, दिस इज सिनोनिम्स, कैलकुलेट करना। तो असेसमेंट ऑफ वर्क प्रोसेस, यस सही है, ट्रू। असेसमेंट ऑफ वर्क एड टू, ट्रू। असेसमेंट ऑफ वर्किंग पोस्चर, ट्रू। आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दी। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। ओके, कैपिटल डैश has to be very carefully because more capital involvement means more interest associated with that। okay, देखो ये कौन सा आ गया, ये हम लोग जब फाइनेंशियल माइन इकोनॉमिक पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, कैपिटल बजटिंग मतलब क्या होता है, कैपिटल डैश हैज बीन डन वेरी केयरफुली बिकॉज मोर कैपिटल इन्वॉल्व मीन्स मोर इंटरेस्ट इन्वॉल्व, इसको बोलेंगे बजटिंग बोलेंगे। बजटिंग मतलब कि फॉर एग्जांपल आप एक माइंस ओपन करने वाले जिसमें आपको 5,000 करोड़ लगने वाला है। ठीक है, तो ये क्या करो, आपको ये फिगर कैसे आया, आप एक एक स्टेप, फॉर एग्जांपल जब आप माइंस खोलने जाएंगे तो पहले ड्रिलिंग कराएंगे, ड्रिलिंग कराने के बाद उसका एनालिसिस करवाएंगे, एनालिसिस कराने के बाद रिसोर्स बनेगा, रिसोर्स बनने के बाद क्या होगा, जीआर बनेगा, जियोलॉजिकल रिपोर्ट बनेगा, जियोलॉजिकल रिपोर्ट बनने के बाद माइंड प्लान बनाएंगे, माइंड प्लान बनाने के बाद आप इस इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेंगे, इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेने के बाद आप फॉरेस्ट क्लियरेंस लेंगे, फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने के बाद आप क्या करेंगे, ग्राउंड वाटर परमिशन लेंगे, ग्राउंड वाटर परमिशन लेने के बाद क्या होगा, सीटीई लेंगे, कंसेंट टू एस्टैब्लिश, कंसेंट टू एस्टैब्लिश लेने के बाद क्या करेंगे, सीटीओ लेंगे, कंसेंट टू ऑपरेट लेंगे, कंसेंट टू ऑपरेट लेने के बाद क्या करेंगे, आप एमडीयू डॉक्यूमेंट बनाएंगे, एमडीयू डॉक्यूमेंट बनाने क्या करेंगे, आप एमडीयू अवार्ड करेंगे, एमडीयू अवार्ड करने के बाद क्या होगा, एमडीयू आएगा, मशीन लाएगा, मशीन लाने के बाद क्या होगा, मशीन लेने के आएगा बाद फिर क्या होगा, फिर इसको आप डीजल प्रोवाइड करेंगे, मैन पावर प्रोवाइड करेंगे और सारे रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तब जाके वो कोल प्रोडक्शन आपका आएगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स में जो इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी स्टेप में आपको पैसा लगेगा उस सारे पैसे को जोड़ के आप क्या करेंगे, बजट बनाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। ओके, ऑल्सो इसको ऑल्सो बोलते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कैपेक्स, CAPEX। ठीक है, कैप मतलब कैपिटल, EX मतलब एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कोल प्रोडक्शन से पहले। ठीक है, आई बिलीव यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द एंटिसिपेटेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, फ्रॉम प्रोजेक्ट इट इज डिसकंटिन्यू कैश फ्लो। देखो जब भी हम ये सब जो छोटे छोटे ये सब जो टेक्निकल वर्ड्स हैं मैनेजमेंट के, कैश फ्लो, इनपुट कैश फ्लो, आउटपुट कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न, तो मैं आपको कुछ बताता हूँ तरीका।
ये सब बहुत ही सिंपल टर्म है, ठीक है। ये बस कंफ्यूज करने के लिए हम लोग को बड़े भारी भारी वर्ड है। देखो कैश फ्लो मतलब हिंदी में बोला जाए तो पैसा का आना और जाना, मतलब आप कितना पैसा डाले हो इनपुट, कितना पैसा आपको वहां पर लगा उस काम को करने के लिए, कितना पैसा कोल को बेच के आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैश फ्लो, मतलब पैसा दिए पैसा लिए, ये कितना सिंपल चीज है, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न मतलब इंटरेस्ट रेट, ठीक है, कुछ नहीं है ये। अब यहाँ पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। डैश इज द एंटिसिपेटेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट, इट इज डिसकंटिन्यू डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मतलब क्या हुआ, डिस्काउंटेड मतलब ये हुआ कि आप समझना, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंट मतलब क्या हुआ, छूट, हिंदी में बोलते हैं छूट कैश फ्लो। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपका माइंस 5 साल के बाद स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल 5 साल बाद जो मशीन का कॉस्ट होगा, मान लो आप एक डंपर में एग्जाम्पल, मान लो एक डंपर आप खरीद रहे हो, अभी डंपर मान लो 5 करोड़ में आता है, सॉरी अभी आपको आता है 5 करोड़ में, ठीक है। तो इस साल में फिफ्थ ईयर में कितना आएगा, इसमें इन्फ्लेशन आएगा, प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, ये लगभग 7 करोड़ में आएगा। तो ये 2 करोड़ क्या हो गया, 2 करोड़ क्या हो गया, ज़्यादा लगेगा। तो हम फ्यूचर के कैश फ्लो को, जो फ्यूचर में हमको इनपुट पैसा लगेगा, उसको प्रिडिक्ट करते हैं आज के दिन में, आज कितना पैसा लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो उसी को बोलता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि मिनिमम कैश फ्लो आप कितना उसमें डालेंगे और कितना आपको प्रॉफिट होगा, जो रेट आएगा उसको बोलेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मान लो कि आप 100 रुपया, 100 करोड़ इन्वेस्ट किए माइंस में, ठीक है, 100 करोड़ इन्वेस्ट किए, ठीक है। उसके बाद आप जब कोल को प्रोडक्शन करके बेचना शुरू किए, आप मान लो 200 करोड़ कमाए, ठीक है। तो 200 माइनस 100 कितना हुआ, 100 करोड़, आपने 100% कमाया, ठीक है। लेकिन अगर में आपने 100 करोड़ लगाया और आप वहां से 110 करोड़ का कोयला बेचे, कितना परसेंट कमाया, 10% कमाया। इस 10% को ही हम बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। आई बिलीव आप समझ गए। और जब मैं आपको माइन इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तब आपको ये सारी चीज और डिटेल्स में अंडरस्टैंडिंग होगी। अब देखो क्या बोलता है, नेट व्हाट इज अनदर टर्म ऑफ लेस इक्विवेलेंट ऑफ आईआरआर, ठीक है। देखो मोर और लेस मतलब क्या हुआ, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब कि जो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। मान लो एक डंपर खरीदना था, उसका 5 साल के बाद 7 करोड़ कॉस्ट है, ठीक है। और इसका हमारा आज के दिन में 5 करोड़ कॉस्ट है। तो यहाँ पे एनपीवी क्या होगा, एनपीवी इज इक्वल टू 5 करोड़, इसे आंसर, ठीक है। अब आता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नॉट एक्सेप्ट इन आईआर प्रोजेक्ट लेस देन 15%, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि कम से कम 15% जो आपको प्रोजेक्ट में खर्च करने के बाद आपको प्रॉफिट आना ही चाहिए, तभी जाके क्या होगा, आप उसको ये कर पाओगे, ठीक है। इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट, ओके। समझ आ रहा है आप लोग को, हेमंत, मुर्मू, प्रदीप, पवन, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएंगे आप लोगों से, ठीक है। आते हैं रिसेंट प्लेयर्स, ठीक है। रिसेंट प्लेयर्स इन माइनिंग इंडस्ट्री डू नॉट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट इन आयर लेस देन 40%। ये हमारा प्राइवेट प्लेयर है, प्राइवेट प्लेयर कम से कम मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। प्राइवेट कंपनी ऑफ आईआर इज लेस देन नॉट एक्सेप्टेड, 25% से कम बहुत नहीं, आपको ये रिमेंबर करना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है डैश इज द कॉस्ट डज नॉट चेंज गिवन टाइम पीरियड ऑफ वाइड फ्लक्चुएशन आउटपुट ऑफ वॉल्यूम। तो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब कि आपको टाउनशिप बनाना है, ठीक है, आपको टाउनशिप बनाना है, वे ब्रिज बनाना है, ऑफिस बनाना है, रेल लाइन बनाना है, ये सब क्या फिक्स कॉस्ट है, लगेगा ही, आपको वो कर नहीं सकते उसमें, ठीक है। डैश इज अ सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल, क्या हुआ, टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, खत्म। फॉर एग्जाम्पल मेरा माइंस में 5,000 करोड़ रुपया खोलने में खर्च हो रहा था, ठीक है, ठीक है। हमने एक्सेप्ट किया, इसमें हमारा फिक्स कॉस्ट जो है 3,000 कॉस्ट है, ठीक है, प्लस 2,000 है वेरिएबल है, वक्त के साथ बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चंस में ही आंसर छुपे हुए हैं, जब इसको माइन इकोनॉमिक्स बताएंगे तो इसको और डिटेल्स में आपको मैं पढ़ाऊंगा, ओके। द टोटल कॉस्ट वैल्यू इज लेस देन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द, अब देखो व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट, समझना। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ आप समझो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एकदम डिटेल्स में आता हूँ। अभी क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है वो आप ले आया है कमर्शियल कोल माइनिंग, ठीक है। कमर्शियल कोल माइनिंग में क्या होता है
कि मिनिस्ट्री जो है आपको एक लिस्ट निकालेगा कि 1 2 3 सो एंड सो कोल माइंस ऑक्शन के लिए प्रोड्यूस है, ठीक है। अब इस ऑक्शन होगा, क्या होगा, ऑक्शन होगा, ठीक है। इस ऑक्शन में प्राइवेट प्लेयर्स और गवर्नमेंट प्लेयर्स दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। जब दोनों पार्टिसिपेट करेंगे तो अब ऑक्शन कैसे शुरू किया जाए, ठीक है। तो क्योंकि हमको तो पता नहीं है वहाँ कितना कोयला है, कैसे निकलेगा, क्या कॉस्ट आएगा, ओके। सो इसमें क्या होगा, दोनों दोनों पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। प्राइवेट प्लेयर्स भी करेगा एंड गवर्नमेंट प्लेयर्स भी करेगा। तो अब ऑक्शन स्टार्ट कैसे किया जाए, तो गवर्नमेंट ने बोला रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस, क्या बोला, रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस, ठीक है, रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस। अब रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस क्या होता है, रेवेन्यू शेयरिंग क्या होता है, देखो, अगर आप मान लो, समझाता हूँ रेवेन्यू शेयरिंग क्या होता है। मान लो मैं एक माइन है, उसका नाम XYZ है, वहाँ से 1 टन कोयला निकला, इसको मैंने सेल किया। मान लो मैंने ABC नाम की कोई कंपनी है, पावर प्लांट कंपनी है, उसको मैंने सेल किया। मैंने सेल किया 5,000 रुपीज़ पर टन में, ठीक है। सो आपको वो सेल कितना करेंगे, 5,000 पर टन, ठीक है, आपको सेल करिए। तो इसी 5,000 को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है। अब समझाता हूँ आपको। तो आप बोलोगे सर इसमें प्रॉफिट कितना है, कैपिटल कितना लगा, तो इसको इसमें कंपोनेंट होता है। पहला इन्वेस्टमेंट, मान लो उसमें 2,000 रुपया इन्वेस्टमेंट लगा। अब ये इन्वेस्टमेंट के अंदर कंपोनेंट होगा मैन पावर कॉस्ट, मशीन कॉस्ट, डीजल कॉस्ट, ठीक है। दूसरा कैपेक्स, मान लो 500 रुपया कैपेक्स में गया, कितना हुआ, 2,500। अब क्या हुआ, हमने उसको बेचा, मान लो उसको हमको बेचा 5,000 में, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 2,500 प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो क्या होगा, उसको जो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल है वो बोला है आप रेवेन्यू पे आप परसेंटेज शेयर करोगे, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा ऑप्शन होता है 4% से स्टार्ट होता है, वो 0.5 बढ़ते जाता है, ठीक है ना। तो जो भी लोग ज़्यादा परसेंट शेयर करेगा उसको ब्लॉक मिल जाएगा। मान लो एक कंपनी 1 है और 2 है, मैं ये डाला 5% रेवेन्यू परसेंट सरकार से शेयर करें, ये बोला मैं 10% शेयर करूँगा, तो 10 वाले को मिल जाएगा, ठीक है। और मैं डिटेल में इसको आपको मैं बताऊँगा, डिटेल में कैसे मतलब इसको हम लोग ये करते हैं, ठीक है। मतलब कैसे ये ऑप्शन प्रोसेस होता है, मैं आपको कल मैं 15 मिनट का टाइम लेके इसको मैं पक्का समझा दूँगा, ठीक है। सो आज के लिए मैं यहीं तक रहने देता हूँ, कल फिर इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट के मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए, ठीक है। पैरेलली मैंने 10-15 क्वेश्चंस आगे भी के भी करा दिए जो हम अभी पढ़ाना बाकी है, ठीक है। सो आई बिलीव यू आर अंडरस्टैंडिंग माई ऑल द क्वेश्चंस, ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर थे, ओके। सो नाउ इट्स टाइम टू रेट दिस क्लास, रेट दिस क्लास इन द स्केल ऑफ 10 मतलब आप 100% समझे, 9 मतलब 90%, 8 मतलब 80% एंड 7 मतलब 70%, ठीक है। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.